हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है सरवाइव, जो 2024 में आई थी। तो चलिए इधर उधर की बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें माता पिता के अलावे 2 बच्चे हैं। पिता का नाम टॉम, माँ का नाम जूलिया, बेटी का नाम जेसी और बेटे का नाम बेन है। ये लोग अपने बेटे का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए एक यॉट पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। बीच समंदर में इनके यॉट को दिखाया जाता है। पिता और बेटा दोनों बिजी हैं फिशिंग करने में और वहीं उनकी बेटी जेसी हेडफोन में गाने सुनने में बिजी है। जूलिया, जिसका स्विमिंग करने का मन था, वो शांत समंदर में जंप लगा देती है और स्विमिंग कर रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जूलिया को कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो पानी के अंदर चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो उसे लगता है शायद उसका भ्रम होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से उसे एहसास होता है कि कुछ है जो उसे पानी के अंदर खींच रहा है। वो स्विम करके यॉट की तरफ जाना चाहती है लेकिन वो जा नहीं पाती। बार बार समंदर का पानी मुंह के अंदर चले जाने की वजह से वो आवाज लगाने में भी सक्षम नहीं थी। फिर भी किसी तरह से वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी बेटी हेडफोन पर म्यूजिक सुन रही थी जिस कारण उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। और टॉम और बेन ये दोनों फिशिंग में बिजी थे। लेकिन लकीली थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है उसने काफी देर से जूलिया को नहीं देखा है। वो जूलिया को ढूंढता है और जब समंदर की तरफ देखता है तो उसे जूलिया बहुत दूर पानी में स्विम करती हुई दिखाई देती है। लेकिन उसे साथ ही समझ में आ जाता है कि जूलिया किसी खतरे में है और मदद के लिए अपने परिवार को बुला रही है। वो तुरंत यॉट को उसके पास ले जाता है। पानी में जंप लगाकर जूलिया को पकड़कर स्विम करता हुआ यॉट के पास आ जाता है। दोनों बच्चे भी हाथ लगाकर मदद करते हैं और अपने मॉम डैड को यॉट के अंदर खींच लेते हैं। जब ये लोग जूलिया से पूछते हैं कि क्या हुआ था तो जूलिया को ठीक से कुछ भी नहीं पता होता है। उसे लगता है कि शायद तेज लहरों की वजह से वो कंफ्यूज हो गई थी और उसे तैरने में भी शायद दिक्कत आ रही थी। फिर उसी रात ये लोग बेन का जन्मदिन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद जेसी के बॉयफ्रेंड का उसके लैपटॉप पर वीडियो कॉल आता है। वो लैपटॉप लेकर साइड हटकर प्राइवेसी में अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है। हम वीडियो कॉल पर क्लियरली देख पाते हैं शहर में हालात कुछ सही नहीं हैं। बहुत भयानक एक तूफान आने वाला है। इससे पहले कि जैसी कुछ पूछ पाती, अचानक ही नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी होती है और कॉल कट हो जाता है। जैसी अपने मॉम डैड से नेटवर्क की प्रॉब्लम की बात करती है। टॉम का कहना है कि हो सकता है कि हम लैंड एरिया से काफी दूर हैं, इस वजह से नेटवर्क में कुछ इशू होगा। तभी अचानक बाहर से कोई तेज आवाज आती है। ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो बहुत सारे व्हेल्स का एक ग्रुप उनके बोट के पास से क्रॉस हो रहा था। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। टॉम अपने परिवार को बताता है कि व्हेल मछली हमेशा धरती के मैग्नेटिक फील्ड का पीछा करती है, लेकिन जब भी तूफान आने वाला होता है वो कंफ्यूज हो जाती हैं। तभी यॉट में एक तेज झटका महसूस होता है और बेन गिर जाता है। टॉम डिसाइड करता है कि वो पानी के अंदर जाकर देखेगा कि यॉट को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है। वो पानी में जंप लगाता है और थोड़ी देर बाद जब पानी से बाहर आता है तो उसके कंधे पर चोट लगी होती है। एक बड़ा सा कट होता है। उसकी बीवी उसके चोट की मरहम पट्टी करती है। टॉम बताता है कि जब वो पानी के अंदर था तो उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई बड़ा सा जीव है और जैसे ही वो पलटकर उसे देखने जाता है उसका कंधा प्रोपेलर से टकरा जाता है। एक बड़ा सा कट लग जाता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि यॉट को काफी नुकसान पहुंचा है, हमें जल्दी से मदद बुलानी पड़ेगी। वो लोग रेडियो के थ्रू मदद बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन कहीं से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। जैसी यॉट के छत पर जाकर फोन का सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो किसी से मदद मांग सके। जब वो छत से नीचे उतर रही होती है तभी कुछ भयानक सा उसे दिखता है और वो तेज चिल्लाती है, लेकिन ये कोई और नहीं उसका भाई था जो एक मास्क पहनकर उसे डरा रहा। थोड़ी ही देर बाद उनका यॉट पूरी तरह से खराब होकर बीच समंदर में बंद हो जाता है। टॉम को काफी चिंता होती है। टॉम बताता है उनके पास बस 4 दिन का खाना बचा हुआ है और वो बीच समंदर में फंसे हुए हैं। अब उनके पास एक ही रास्ता है कि समुद्र में गुजरने वाली किसी मछली पकड़ने वाले बोट उन्हें मदद मांगनी पड़ेगी। पूरा परिवार काफी सैड हो जाता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि बाहर आसमान से कुछ रोशनी जैसी चीज नीचे धरती की तरफ गिर रही है। वो बाहर जाकर देखते हैं तो उल्का पिंड उनके बोट के आसपास गिर रहा होता है और वो जैसे ही पानी से टकराता है तेज धमाका होता है। थोड़ी देर बाद एक उल्का पिंड का टुकड़ा बिल्कुल उनके बोट के पास आने लगता है। टॉम बहुत कोशिश करके इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता
है। इंजन स्टार्ट तो होता है लेकिन थोड़ी ही देर में बंद हो जाता है। पूरा परिवार एक दूसरे को पकड़ लेता है ताकि उन्हें कम से कम नुकसान हो। बेन नोटिस करता है कि इंजन से धुआं निकल रहा है। जब वो जाकर इंजन चेक करते हैं, पूरा इंजन खराब हो चुका था। तभी यॉट पर एक तेज झटका लगता है और सब गिर जाते हैं। इस बार बेन को चोट भी आती है। वो लोग जल्दी से लाइफ जैकेट्स पहन लेते हैं और यॉट के अंदर ही छिप जाते हैं। समंदर की तेज लहरें उनके यॉट से टकराने लगती हैं। यॉट के अंदर सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरने लगती है और तभी यॉट का पावर भी कट हो जाता है। टॉम किसी भी तरह से जनरेटर यानी बैटरी के पास पहुंचकर पावर ऑन करता है और लाइट वापस आ जाती है। जिस तरह से तेज लहरें यॉट से टकरा रही थी, लगता है जैसे समंदर में कोई बड़ा तूफान आ गया है। और हम वही नोटिस करते हैं कि उनका जो कॉम्पास है वो काफी तेजी से घूम रहा है। ये लोग यॉट में एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे को सेव करने की कोशिश करते हैं। तभी एक तेज धमाके के साथ यॉट का एक कांच टूट जाता है और एक हाई पिच नॉइज और बहुत तेज हवा यॉट के अंदर आने लगती है। हम नोटिस करते हैं कि जूलिया के नाक से खून आ रहा है और साथ ही जैसी उसे वॉमिट हो रहा है। टॉम लगातार रेडियो पर कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। भयानक तूफान और तेज लहरों की वजह से फिर से पावर कट हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और यहीं से सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। पूरा परिवार रात में जो बेहोश हो चुका था, अब धीरे धीरे सबको होश आ रहा है। सब कुछ शांत है लेकिन यॉट की हालत काफी खराब दिख रही है। इनको लगता है कि जो तूफान आया था रात में वो अब शांत हो चुका है। यॉट के बाहर आते हैं। बाहर आकर जब वो नजारा देखते हैं, ये बहुत ही अजीब नजारा होता है। जिस जगह पे समंदर होना चाहिए था, पूरा का पूरा समंदर रातों रात गायब हो जाता है, जैसे कि किसी ने उसे सुखा दिया हो। चारों तरफ फैली हुई धरती दिखाई देती है। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर ऐसा क्या हो गया। दोनों पति पत्नी रेडियो ट्राई करते हैं ताकि किसी से मदद मिल सके और जैसी भी अपना फोन चेक करती है, लेकिन ना तो फोन में नेटवर्क होता है और ना ही रेडियो पे किसी से कनेक्शन मिल पाता है। वहीं हम बेन को देखते हैं जो समुद्र के बड़े मरे हुए केकड़ों से खेल रहा है। टॉम नोटिस करता है कि जो कॉम्पास है वो पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। तब वो अपने परिवार को बताता है कि ऐसा आज से 7 लाख साल पहले हुआ था, जब धरती पर बड़े बदलाव हुए थे। समंदर लैंड पर शिफ्ट हो गया था और ऐसा फिर से हुआ है। जूलिया यॉट के अंदर जो भी फूड सप्लाईज फैल गए होते हैं उन सबको ठीक करती है और चेक भी करती है कि कितना खाना उनका अभी भी बचा हुआ है। वहीं बेन अपने बर्थडे बलून्स को एक धागे में बांधकर एक ऊंची जगह पर चट्टान से बांध देता है, अगर आसपास कोई और सर्वाइवर हो तो उनके पास सिग्नल पहुंच सके। जैसी ये बात सोचकर सैड हो जाती है कि अगर समंदर का पानी लैंड पे चला गया है तो उसका बॉयफ्रेंड जरूर डूबकर मर गया होगा। वहीं दूसरी तरफ टॉम, जो लगातार रेडियो पर कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, वो सक्सेसफुल होता है। एक नाव नाम के आदमी उसका कनेक्शन बनता है। वो एक सबमरीन का कैप्टन है और वो भी उन लोगों की तरह सूखे हुए समंदर में फंसा हुआ है। वो बताता है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड उल्टा हो चुका है, जिस वजह से समंदर का पानी लैंड पर शिफ्ट हो गया है। लेकिन ये सब कुछ 1 हफ्ते के अंदर फिर से रिवर्स होगा और पानी वापस आएगा, और जब पानी वापस आएगा तो वो बहुत ही भयानक मंजर होगा। तो उससे पहले तुम लोगों को अपने आप को बचाने के लिए किसी ऊंची जगह पर चले जाना चाहिए। वो साथ ही ये भी बताता है कि उसके सबमरीन में टोटल 3 लोग थे, उसके दोनों साथी मारे जा चुके हैं, इसलिए उसके सबमरीन में अभी 2 लोगों की जगह है। टॉम और जूलिया नाव से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो किसी भी तरह से उनके दोनों बच्चों को बचा ले, और नाव इस बात के लिए तैयार हो जाता है। नाव अपना एग्जैक्ट लोकेशन टॉम से शेयर करता है। टॉम जब लोकेशन को मैप पर चेक करता है तो उसे समझ में आता है कि उस जगह पर पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। फिर वो डिसाइड करता है कि आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से अपना सामान बांधकर निकल पड़ेंगे। उस रात पूरा परिवार यॉट में ही सो जाता है। अगले दिन सुबह से ही जूलिया सारा खाने का सामान पैक करना शुरू कर देती है। टॉम यॉट के बाहर होता है और वो नोटिस करता है कि एक आदमी एक कुत्ते के साथ उनके यॉट की तरफ चला आ रहा है। उस आदमी के पास कुछ सामान के अलावा एक धारदार हथियार भी होता है, लेकिन टॉम उस आदमी को देखकर काफी खुश हो जाता है। उसे लगता है कि वो भी कोई सर्वाइवर है। वो एक पानी का बोतल उठाता है और उसके तरफ जाने लगता है। वो उसे कहता भी है कि काफी समय के बाद किसी दूसरे इंसान को देखकर उसे काफी खुशी हुई, और वो पानी का बोतल उसके तरफ बढ़ाता है। वो आदमी उस पानी की बोतल को लेकर पहले तो पानी पी लेता है और उसके बाद अचानक ही
टॉम के ऊपर हमला कर देता है। पहले तो बॉटल से उसके फेस पर मारता है और टॉम नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद उस आदमी के पास जो धारदार हथियार होता है वो उससे उसके गले पर और उसके चेहरे पर मार मार कर उसकी जान ले लेता है। जूलिया जो दूर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, टॉम को खतरे में देखकर वो उस तरफ दौड़ी चली आ रही थी, लेकिन टॉम को मार देने के बाद वो आदमी जूलिया की तरफ लपकता है। जूलिया पलटकर यॉट की तरफ भागने लगती है। उसके हाथ में जो भाला होता है वो उससे चलाकर जूलिया की तरफ फेंकता है और वो भाला सीधे जूलिया के कंधे पर जाकर लगता है और उसे चोट पहुंचती है। फिर भी वो किसी तरह से भागते हुए यॉट के अंदर घुस जाती है और अपने परिवार को बचाने की कोशिश करती है। वो सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को एक सोफा के स्टोरेज में छिपा देती है। उसके पास और कोई हथियार नहीं होता, इसलिए वो फ्लेयर गन अपनी बेटी के हाथ में दे देती है और खुद एक बाथरूम के अंदर जाकर छुप जाती है। तब तक वो अजनबी भी यॉट में घुस जाता है और सबसे पहले खाने का सामान लेकर पहले अपनी पेट भरने लगता है। फिर उसके बाद वो यॉट में चारों तरफ जूलिया को ढूंढने लगता है। फिर वो उस बाथरूम में भी पहुंचता है, लेकिन तब तक जूलिया बाथरूम में एक टूटे हुए हिस्से से बाहर निकल चुकी होती है और यॉट के नीचे छिप जाती है। वो अजनबी इंसान बाहर की तरफ झांकता है, लेकिन उसे जूलिया नहीं दिखाई देती है। फिर वो घर में ही इधर उधर घूमने लगता है। जूलिया किसी भी तरह से वहाँ से बचकर जब जाने लगती है, तभी उसके कुत्ते की नजर जूलिया पर पड़ जाती है और वो कुत्ता जोर जोर से भौंकने लग जाता है। जूलिया अपनी जान बचाने के लिए उस कुत्ते पर अटैक करती है और उसे अपने चाकू से मार डालती है। वो कुत्ता वहीं मारा जाता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी यॉट की छत पर से अपने मरे हुए कुत्ते को देख लेता है। उसके बाद गुस्से में बौखलाया हुआ वो जूलिया को ढूंढने लगता है। जूलिया पीछे के रास्ते से यॉट पर दोबारा चढ़ जाती है और टूटे हुए खिड़की से अंदर चली आती है। वो किसी तरह से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। तब तक वो अजनबी भी वहाँ पहुँच जाता है और वो जूलिया को बुरी तरह से मारने लगता है। उसके दोनों बच्चे छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। जूलिया की बहुत बुरी हालत होती है। वो अजनबी जूलिया का गला दबा रहा होता है। तभी जैसी वो फ्लेयर गन निकालकर अजनबी पर चला देती है। फ्लेयर गन शूट करने की वजह से तुरंत ही उस यॉट में एक बड़ी आग लग जाती है। तब इन तीनों को मौका मिल जाता है वहाँ से निकलकर भागने का। वो लोग यॉट से बाहर निकलते हैं और बेन सबसे पहले अपने पिता की बॉडी को जाकर लिपट कर रोने लगता है। उसकी माँ और उसकी बहन भी आते हैं और टॉम को पकड़कर रोने लगते हैं। तभी वो आदमी भी यॉट से बाहर आ जाता है। जूलिया की नजर उस पर पड़ जाती है और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी उनका यॉट एक बड़े धमाके के साथ पूरी तरह से जल जाता है। ये तीनों भागते भागते जब थक जाते हैं तो एक दो चट्टान के बीच दरार जैसी जगह पर रुकते हैं ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। तभी कैसी अपनी माँ से कहती है कि शायद वो अजनबी आदमी उन बलून्स को देखकर ही वहाँ आया था। ये बात सुनते ही बेन रोने लगता है। उसे लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ या फिर उसके पिता की जो जान गई है उसके पीछे उसकी गलती है, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जो कुछ भी किया था वो हमारे भले के लिए किया था। उसके बाद जूलिया की नजर पड़ती है कि वो अजनबी आदमी वहाँ भी पहुँच गया है। फिर ये तीनों भागना स्टार्ट करते हैं और भागते भागते इन्हें बहुत सारे नज़ारे रास्ते में दिखते हैं और हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि फिल्म मेकर हमें यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं। समुंदर के अंदर जाने क्या क्या चीजें छिपी होती है। आज जब समुंदर गायब हो चुका है तो हमें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। समुद्री जीव जैसे कि केकड़ा, हैमरहेड, इन सब के अलावा वहाँ पर रेडियो वेस्ट कचरा तक दिखता है जो लोग समुंदर में ऐसे ही फेंक दिया करते हैं। उसके अलावा लाखों टन प्लास्टिक दिखता है और भी आगे मूवी में बहुत सारी चीजें दिखाई हैं जो मैं आगे आपको बताते चलूंगी। इसके थ्रू हमें ये दिखाया जा रहा है ह्यूमन किस तरह से नेचर को बर्बाद कर रहा है। एनीवेज भागते भागते जूलिया नोटिस करती है कि बेन काफी थका हुआ सा दिख रहा है। उसे समझ में आ जाता है कि वो डिहाइड्रेटेड हो रहा है और उसे पानी की जरूरत है। वो जल्दी से पानी का बोतल निकालकर बेन को देती है पीने के लिए, लेकिन वो नोटिस करती है कि बोतल में बस थोड़ा सा ही पानी बचा हुआ है। कैसी कहती है कि शायद उसने ठीक से ढक्कन बंद नहीं किया था इसलिए सारा पानी गिर गया। जूलिया कैसी पर बहुत नाराज होती है, लेकिन कैसी उल्टा जूलिया पर चिल्लाने लगती है ये कहकर कि क्या फर्क पड़ता है हम पानी पिए या ना पिए, हमें तो वैसे भी मरना है। या तो हम भूखे मरेंगे या फिर वो अजनबी जिस तरह से उसने हमारे पिता को मार डाला हमें भी मार डालेगा। वो पूरी तरह से टूट चुकी है और थक और हार चुकी है, लेकिन जूलिया उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस अजनबी से भागते भागते पूरा दिन गुजर जाता है और शाम होने वाली होती है। तभी उनकी नजर एक सामने एरोप्लेन पर पड़ती है। शायद पहले वो कभी क्रैश होकर समुद्र में गिर गया होगा और अभी पूरी तरह से जर्जर
बेहतर हालत में था। ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज की रात वो इसी एरोप्लेन के अंदर गुजारेंगे। ये तीनों जब एरोप्लेन के पास पहुंचते हैं तो उसमें कुछ हलचल महसूस करते हैं। जब ये लोग धीरे से अंदर जाते हैं तो उसमें कुछ बर्ड्स थे जो उड़कर भाग जाते हैं। ये लोग एरोप्लेन को अंदर से बंद करके वहीं पर बैठते हैं और जो थोड़े बहुत चॉकलेट्स होते हैं उनके पास वो खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। जूलिया के पास टॉम का एक जैकेट होता है जिसे वो गले लगाती है और वो नोटिस करती है कि उस जैकेट के पॉकेट में एक फैमिली फोटो थी। ये देखकर जूलिया और इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। पूरा परिवार अपने पिता टॉम को याद करता है और सो जाता है। आधी रात में कैसी को वॉशरूम जाने की जरूरत फील होती है। वो धीरे से एरोप्लेन का दरवाजा खोलती है और बाहर आती है और वो जब टॉयलेट कर रही होती है तभी अचानक वो साइको किलर वहाँ पहुँच जाता है। वो कैसी पर अटैक करने ही वाला होता है कि जूलिया पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है और उस पर चाकू चलाने लगती है और वो उसे मारते मारते इतना इमोशनल हो जाती है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और अंधाधुन चाकू चलाती रहती है। कैसी आकर अपनी माँ को पीछे से हक करती है और उसे कंट्रोल करती है। दोनों लोग रोने लगते हैं और उसके बाद एरोप्लेन में अंदर जाकर सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो पूरा परिवार एरोप्लेन से बाहर आता है और वो नोटिस करते हैं कि उस साइको किलर की बॉडी जो रात भर बाहर पड़ी थी वो बहुत बुरी कंडीशन में है, जैसे कि किसी जानवर ने उसको आधा खा लिया हो। जूलिया कहती है कि यहाँ जरूर कोई तो जानवर आया होगा और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम नोटिस करते हैं कि उस बॉडी के मुंह के अंदर से कुछ छोटे छोटे केकड़े बाहर आते हैं। इसका मतलब कि उस बॉडी को केकड़ों ने खा लिया था। फिर तीनों आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद जूलिया मैप निकालकर देखने लगती है। उसे देखना था कि वो लोग सबमरीन की दिशा में सही बढ़ रहे हैं या नहीं। तब तक बेन आगे बढ़ जाता है। जूलिया उसे रोकती है लेकिन बेन नहीं रुकता। उसे इतनी तेज प्यास लगी थी कि वो पास में पत्थरों में इकट्ठे गंदे पानी को पीने लगता है। जूलिया उसे रोकती है लेकिन वो नहीं रुकता। वो उसे खींचकर वहाँ से निकालती है और उसे डांटती है कि उसकी तबीयत खराब हो सकती है, उसे इन्फेक्शन हो सकता है। ये लोग तीनों फिर से आगे बढ़ते हैं। गर्मी और धूप की वजह से उनकी हालत खराब हो रही थी। उन्होंने कपड़ा लिया और अपने माथे पे बांध लिया ताकि धूप थोड़ी कम लग सके, लेकिन बेन की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। तभी कुछ दूर चलने के बाद इन्हें बहुत सारी प्लास्टिक की कुर्सियां दिखती है। ये लोग जुगाड़ करके किसी भी तरह से उन प्लास्टिक की कुर्सियों से एक शेल्टर बनाते हैं ताकि उन्हें धूप न लग सके। जूलिया बेन को एक इंजेक्शन लगाती है। वैसे मैं बता दूं कि जूलिया प्रोफेशन से एक डॉक्टर है। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज की रात यहीं रुकेंगे, फिर नेक्स्ट डे आगे बढ़ेंगे। जब रात में ये लोग तीनों सो रहे होते हैं तब कोई आवाज सुनकर जूलिया बाहर आती है और वो देखती है कि एक केकड़ों का बहुत बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा है। ये देखकर वो घबरा जाती है और वो जल्दी से अपने बच्चों को उठाकर वहाँ से फिर आगे भागती है। भागते भागते इन लोगों को रास्ते में एक कार्गो शिप मिलता है। कार्गो शिप के पास में 3 क्रू मेंबर्स अभी भी जिंदा बचे होते हैं। ये तीनों उन क्रू मेंबर्स से मदद मांगते हैं। वहाँ मौजूद एक महिला इन तीनों की मदद करना चाहती है लेकिन बाकी के दोनों आदमी तैयार नहीं होते हैं। क्रू मेंबर्स भागकर एक कंटेनर के अंदर घुस जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं और ये तीनों बाहर ही रह जाते। तब तक वो क्रैब्स भी बिल्कुल उनके क्लोज आ चुके थे। जूलिया दोनों बच्चों को किसी भी तरह से कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है और जैसे ही वो चढ़ रही होती है एक क्रैब उसके पैर में काट लेता है, लेकिन किसी भी तरह से वो अपनी जान बचाकर कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। क्रैब्स को कंटेनर में नीचे की तरफ एक होल दिखता है और वो उस होल से अंदर घुस जाते हैं और इन तीनों क्रू मेंबर्स पर अटैक कर देते हैं। 2 लोगों को तो वो मार डालते हैं। एक आदमी जो किसी भी तरह से कंटेनर के सीलिंग में बने हुए एक छेद से कंटेनर की छत पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। क्रैब्स उसे नीचे खींच लेते हैं और उसे भी मार डालते हैं। ये तीनों कंटेनर की छत पर अपनी जान बचाए हुए होते हैं। जूलिया जिसके पैर में क्रैब ने काट लिया था वो दर्द से बहुत परेशान होती है और दर्द की वजह से ही वो बेहोश हो जाती है। जब जूलिया को होश आता है तो वो देखती है एक धूल भरी आंधी आई हुई है और उसके दोनों बच्चे वहाँ मौजूद नहीं हैं। वो अपने बच्चों को आवाज लगाती है। कंटेनर से उतरकर यहाँ वहाँ अपने बच्चों को ढूंढती है। तभी उसे उस मरी हुई औरत का गन और बहुत सारे बुलेट्स मिलते हैं जिसे वो अपने पास रख लेती है और जोर जोर से चिल्लाकर अपने बच्चों को आवाज देती रहती है। तभी कैसी और बेन भी वहाँ पहुँचते हैं और वो लोग बताते हैं वो मदद ढूंढने के लिए आसपास चले गए थे लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। एक कंटेनर में जिसका दरवाजा खुला हुआ था वहाँ उन्हें बहुत सारा पानी का बॉटल मिलता है। वो पानी पीकर अपना प्यास बुझाते हैं और उसी कंटेनर के अंदर आराम करते हैं। जूलिया के पास टॉम का लाइटर होता है। वो उस लाइटर से आग जलाकर अपने घाव को
जलाती है ताकि उसे इन्फेक्शन ना हो सके। तूफान थम जाने के बाद ये तीनों कंटेनर से बाहर आते हैं और डेड बॉडीज के पास आकर कुछ जरूरत की चीजें ढूंढने लगते हैं। उसमें उन्हें एक सैटेलाइट फोन भी मिलता है। जूलिया उस फोन से नाव को फोन लगाती है। नाव उसे बताता है कि उन लोगों पर भी हमला हुआ था, खतरनाक जीवों के एक झुंड ने उन पर भी अटैक कर दिया था। नाव साथ ही ये भी बताता है कि उनके कैलकुलेशन के हिसाब से पानी जल्दी आने वाला है, इसलिए उन्हें जल्दी करना पड़ेगा। अब उनके पास कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। जूलिया बताती है कि उनसे मैप खो गया है, सो उन्हें सही रास्ते का कुछ भी पता नहीं है। नाव जूलिया से कहता है कि वो लोग आसमान की तरफ देखें। फिर नाव एक फ्लेयर गन आसमान की तरफ चलाता है। इन लोगों को फ्लेयर गन का वो शूट दिख जाता है। ये लोग उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद इन्हें फाइनली वो सबमरीन भी दिख जाता है, लेकिन उस सबमरीन तक पहुंचने के लिए इन्हें एक बड़ा सा खतरनाक चट्टानी रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा। ये लोग हिम्मत कर आगे बढ़ते हैं और जब ये चट्टानी रास्ता पार कर रहे होते हैं तभी वहाँ हलचल स्टार्ट हो जाता है और ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं। पहले तो ये तीनों बचते बचाते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से गिरने वाला होता है, लेकिन जूलिया की नजर उस पर पड़ जाती है। जूलिया अपने बच्चों को आगे की तरफ धक्का देती है और खुद पीछे हटती है और बहुत सारा पत्थर जूलिया और बच्चों के बीच आकर गिर जाता है, जो बिल्कुल एक दीवार का काम करता है। बच्चे और जूलिया दोनों दो दिशा में फंस जाते हैं। जूलिया कहती है कि तुम लोग आगे बढ़ो, लेकिन कैसी अपनी माँ की ये बात नहीं मानती। वो चाहती है कि माँ भी साथ ही चले। जूलिया बहुत डांटती हुए उनको समझाती है कि तुम लोगों का यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। वो कहती है तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों के पीछे पहुंचती हूँ। ना चाहते हुए भी कैसी अपने भाई को लेकर सबमरीन की तरफ आगे बढ़ती है और यहाँ इस तरफ केकड़े का एक बड़ा झुंड जूलिया के तरफ बढ़ने लगता है। जूलिया के पास शॉटगन होता है। वो शॉटगन से केकड़ों को एक एक करके मारने लगती है। केकड़े तो मरते हैं, लेकिन एक एक करके इतने सारे केकड़ों को मारना आसान नहीं है। उसके हाथों में दर्द होने लगता है और वहीं दूसरी तरफ बच्चे सबमरीन तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर कैसी देखती है कि नाव की भी बुरी हालत है और वो अब जिंदा नहीं बचने वाला। ये देखकर उसके मन में एक उम्मीद जगता है। उसे लगता है एक और सीट खाली हो गई है और अब उसके माँ की भी बचने की उम्मीद है। कैसी ने एक्चुअली अपने माता पिता की बात पहले ही सुन ली थी। उसे ये अंदाजा था कि उसके माता पिता बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण देखकर वो उसे छोड़ना नहीं चाहती और वो बेन से कहती है कि तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं माँ को लेकर आती हूँ। बेन वैसा ही करता है और कैसी भागती हुई अपने माँ के पास पहुंचती है, जो अभी तक केकड़ों से लड़ रही होती है। अपनी बेटी को देखकर वो भी एक आखिरी कोशिश करती है और किसी भी तरह चट्टान पर चढ़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उस चट्टानी रास्तों और केकड़ों से बचकर निकल जाती है और ये दोनों सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन केकड़ों का एक महाझुंड अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। जब वो लोग सबमरीन पर पहुंचते हैं तो जल्दी जल्दी सबमरीन के ऊपर चढ़ने लगते हैं। केकड़े बिल्कुल करीब आ चुके थे, लेकिन नाव की बॉडी से उनको एक डिस्ट्रैक्शन मिलता है। केकड़े नाव की बॉडी को खाने लगते हैं, जिससे उनकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है और ये तीनों सबमरीन पर चढ़ जाते हैं। जूलिया पहले दोनों बच्चों को अंदर जाने के लिए कहती है और तब तक वो गन से सारे केकड़ों को शूट कर रही होती है। दोनों बच्चों के अंदर जाने के बाद जूलिया भी अंदर चली जाती है और सबमरीन को अंदर से लॉक कर देती है। तीनों सबमरीन के अंदर जाकर उसके विंडो से बाहर की तरफ देख रहे होते हैं कि किस तरह से केकड़े सबमरीन के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन वो लोग रिलैक्स थे, क्योंकि अब केकड़े सबमरीन के अंदर नहीं आ सकते थे। तभी उनकी नजर पड़ती है एक बहुत बड़े समुद्री लहर पर, यानी कि समुंदर भी अब वहां पहुंच चुका था। जूलिया दोनों बच्चों को अपनी अपनी जगह पर बैठकर सीट बेल्ट लगा लेने के लिए कहती है। तीनों अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तब तक समंदर भी आ जाता है और सबमरीन को एक फुटबॉल की गेंद की तरह उछालने लगता है और इन तीनों की हालत बहुत खराब होने लगती है। जूलिया के माइंड में शुरुआत से लेके अभी तक जो कुछ भी हुआ उसका एक फ्लैशबैक चलता रहता है। फिर से उसकी नाक से खून आने लगता है और कैसी को वॉमिट होने लगता है। फिर ये तीनों बेहोश हो जाते हैं और जब इन तीनों की आंखें खुलती है सब कुछ शांत लग रहा था। ये सबमरीन का दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद नजारा बिल्कुल ही अलग था। समुंदर अपनी जगह पर था और ये लोग समुद्र के किनारे पे थे और ये लोग शहर की तरफ देखते हैं, जहाँ से पानी तो हट चुका था लेकिन शहर की हालत बहुत खराब थी। समंदर ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था, लेकिन इन तीनों की जान बच जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।